प्यारे बच्चों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ई पाठशाला के अगले चरण में आज हम लोग कक्षा 7 के पाठ 2 रेशों से वस्त्रों तक यानी फाइबर्स टू फैब्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। रेशों से वस्त्रों तक ये हमारा कक्षा 7 का पाठ 2 है। तो जिसमें देखिए रेशे धागे नुमा रचनाएँ होती हैं। इन्हीं रेशों से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ये रेशे दो तरह के स्रोत से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 पादप रेशे और नंबर 2 है जांतव रेशे। तो पादप रेशे क्या है? जैसा इसका नाम है, पादप रेशे यानी जो रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, प्लांट फाइबर्स। और जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों में उदाहरण देखिए। नंबर 1 सभी लोग जानते हैं हम लोग कि कपास का जो पौधा होता है, कपास के पौधों के बीजों से रुई निकलती है, रुई मिलती है हमें। और इस रुई से सूती कपड़े, सूती चादरें, पर्दे इत्यादि बनाए जाते हैं। नंबर 2 उदाहरण देखिए, पटसन या सनई, जिसे हम जूट का पौधा भी कहते हैं, पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे निकाले जाते हैं। पटसन या सनई के पौधों को तनों को काट कर पानी में सड़ाया जाता है और फिर उसमें से उसके रेशों को एक एक करके अलग किया जाता है। इन रेशों से रस्सी, जूट के बोरे, दरी इत्यादि बनाई जाती है। हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये जो जूट का बना हुआ है ना, ये टाट पट्टी, और ये बोरे जिसमें हमारा राशन आता है, ये चावल और गेहूँ, ये सब किसके बने हुए होते हैं? ये जूट के बने हुए होते हैं बोरे। जांतव रेशे, जो रेशे हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो नंबर 1 देखिए, ऊन। ऊन हमें किससे प्राप्त होता है? मुख्य रूप से भेड़ों से प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी जानवर हैं, बकरियां, जो जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। नंबर 2 रेशम। रेशम के कीड़ों से या कीटों से प्राप्त किया जाता है। इनका पालन किया जाता है, फिर उससे रेशम निकाला जाता है। ऊन का प्रयोग किस में होता है? गर्म कपड़ों को बनाने में, गर्म शाल बनाने में, स्वेटर इत्यादि बनाने में, और रेशम के कपड़े, रेशमी वस्त्र बनाने में। चूँकि रेशम आप जानते हैं ये महंगा मिलता है, तो रेशम का जो धागा होता है वो महंगा होता है और इससे बने हुए कपड़े भी महंगे होते हैं। रेशमी वस्त्र, रेशमी धोती, लहंगा, चुन्नी इत्यादि ये सब रेशम के बनाए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ये ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं? तो सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को हम ऊन कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत से अन्य जानवर जैसे याक है, ऊँट है, बकरियां हैं, इन सब से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जानवरों की सूची मैंने नीचे दी हुई है, आप देखिए इसको। ठीक है। ये घने बालों वाली भेड़, तो भेड़ों में ये देखिए ऊन, पूरे शरीर पर इसके रेशे होते हैं। याक, ऊँट, लामा, बकरियां, अंगोरा बकरी और एल्पेका। ये जो लामा और एल्पेका नामक जंतु हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। और दक्षिण अमेरिका में और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली ये अंगोरा बकरी, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। तो ये सभी जानवरों से हमको क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है। अब ये जो ऊन है, इसमें ऊन प्रदान करने वाली जो विभिन्न प्रकार की भेड़ें हैं, बकरियां हैं और जानवर हैं, उनकी नस्लें क्या क्या हैं, उनकी नस्लों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए हमने एक सूची लगा रखी है। नस्ल का नाम, राज्य जहाँ पाया जाता है,
और ऊन से क्या बनाया जाता है, ऊन की गुणवत्ता, राज्य और नस्ल का नाम। नंबर 1 में देखिए भाखरवाल। भाखरवाल नस्ल की जो भेड़ें होती हैं वो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं और ऊनी सालों के लिए मशहूर होती हैं, इनसे ऊनी साल बनाई जाती हैं। रामपुर बुसायर। रामपुर बुसायर ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। भूरे ऊन वाले कंबल इनसे बनाए जाते हैं। भूरे ऊन वाले कंबल, जो सस्ते कंबल होते हैं जो बांटते हैं लोग, वो इससे बनाए जाते हैं। तीसरा देखिए नाली, ये भी एक प्रजाति का नाम है और ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। इससे गलीचे बनाए जाते हैं बिछाने के लिए। चौथे नंबर पर भेड़ की प्रजाति है लोही। लोही राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है, इससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। मारवाड़ी, ये भी एक प्रजाति है जो गुजरात में पाई जाती है। तो मारवाड़ी शब्द आते ही हमारे दिमाग में गुजरात आने लगता है। मोटी व रुच ऊन कंबल के लिए, मोटे व ऊनी कंबलों के लिए इन भेड़ों का प्रयोग किया जाता है। पाटनवाड़। पाटनवाड़ ये भी गुजरात की ही एक प्रजाति है जो होजरी यानी गर्म कपड़ों के लिए जिन ऊनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं भेड़ की जिनका पालन किया जाता है अलग अलग तरह की या अलग अलग प्रकार की ऊनों को प्राप्त करने के लिए। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये सभी में ऊन का पालन किया जाता है। ऊन को पालने वाली जो प्रजाति होती है उसको हम क्या कहते हैं, गड़ेरिया। क्या कहते हैं, गड़ेरिया। तो आपने देखा होगा अक्सर ये जो भेड़ें निकलती हैं तो झुंड के झुंड निकलते हैं और एक आदमी उसको हाँकता रहता है, ठीक है, वो गड़ेरिया होते हैं। गड़ेरिया जो होते हैं, जितने भी भेड़ें होती हैं ये सभी शाकाहारी होती हैं जो घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। गड़ेरिया उन्हें हरे घास की अतिरिक्त दाल, हरा चारा, मक्का, ज्वार, ये सभी भी खिलाते हैं। भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, उनकी जलवायु, उनके पालन पोषण और उचित देखभाल पर भी निर्भर करती है, ठीक है। इसमें देखिए भेड़ों की कुछ ऐसी नस्लें होती हैं जिनके शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त की जाती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग, ताकि हमें इस तरह की उच्च गुणवत्ता वाले ऊन हमेशा मिलता रहे, तो ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। तो नस्ली भेड़ों को, इस तरह की जो भेड़ें होती हैं इनका इस्तेमाल अच्छी नस्ल की भेड़ों के उत्पादन में किया जाता है। तो नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनका जो चयन किया जाता है, जो इनको छांटा जाता है, इनको अलग किया जाता है कि ये भेड़ें बहुत अच्छी हैं, इनसे जो हमको घने ऊन वाली भेड़ें प्राप्त होंगी, इनके बच्चों से भी उसी तरह की घने ऊन की भेड़ें प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार का जो चयन किया जाता है, जो छांटा जाता है, उसको वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ध्यान रखिए, वर्णात्मक प्रजनन, ये प्रश्न आगे अभ्यास प्रश्न में पूछा भी गया है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। भेड़ के रेशों को ऊन से संसाधित करने के विभिन्न चरण, यानी वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग सीप हेयर्स इनटू वुल। भेड़ के बालों से ऊन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए विभिन्न चरणों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग चरण में अलग अलग काम किए जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें बनानी होती है तो हम एक ही स्टेप में उसको नहीं बना सकते, कई स्टेपों में हमें उसे तैयार करना होता है। तो भेड़ के रेशों को ऊन में तैयार करने के लिए कितने स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 1 देखिए, भेड़ों के बालों की कटाई। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कि भेड़ों के बालों की कटाई करते हैं। भेड़ों के बालों की कटाई, इसको हम कहते हैं सीप शेयरिंग। भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में इसलिए ताकि उनको ज़्यादा, भेड़ जो होते हैं वो ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर घने मुलायम बाल पैदा होते हैं। इन बालों को मशीनों के द्वारा काट लिया जाता है, तो इसलिए गर्मी के समय में ही इनको काटा जाता है, ताकि भेड़ों को इस मौसम में
बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के ना होने से कोई नुकसान ना हो। ठीक है, जैसे हम लोग बाल कटवाते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है बाल काटने में, उसी तरह भेड़ों का भी मशीन से जब बाल काटा जाता है तो उन्हें किसी प्रकार का पेन नहीं होता है। लेकिन अगर इन बालों को उखाड़ा जाए, कस के खींचा जाए, तो क्या दर्द होता है आपको? होता है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल उगाते हैं, जिन्हें कटवाने में कष्ट नहीं होता है। लेकिन ये बड़े जड़ें जो होती हैं, बाल की जो जड़ें होती हैं, वो हमारे मांसल भाग में होता है। तो जब हम उसे खींचते हैं, निकालते हैं, तो हमें पेन या कष्ट महसूस होता है। इसलिए काटते समय दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर बालों को खींचा जाता है तो हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है। नंबर दूसरा स्टेप देखिए। दूसरा स्टेप कहलाता है अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब होता है साफ सफाई, स्कोरिंग। साफ सफाई का मतलब क्या है? अब जो हम बालों को काटते हैं तो क्या भेड़ें बड़ी साफ़ सुथरी तो होती नहीं है, उनके बालों में तरह तरह की गंदगी, धूल, मिट्टी लगी रहती है। ठीक है, तो काटने के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोते हैं, ताकि जो उसकी चिकनाई है, धूल, मिट्टी, गर्द, ये सब चीज़ें क्या हो जाएं, निकल जाएं। इसी क्रिया को, यानी साफ सफाई की जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं, इसी क्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। तो ये एक मुख्य प्रक्रिया में आती है, गंदगी को निकालना, रेशों को साफ करना। नंबर 3 में छटाई। छटाई का मतलब आप समझ ही रहे हैं, रेशों को छांटना। जो अच्छे रेशे हैं उनको अलग करना, जो कमज़ोर रेशे हैं उनको अलग करना। ठीक है, तो इसमें जो अच्छे रोएदार रेशे होते हैं, लंबे रेशों को अलग करना, छोटे छोटे रेशों को अलग करना, अलग अलग तरीके से रेशों को अलग अलग किया जाता है, छांटा जाता है उनको। ये काम आदमियों द्वारा भी किया जाता है और मशीनों द्वारा भी किया जा सकता है। नंबर 4 देखिए, कटाई। कताई यानी स्पिनिंग। सुखाए हुए जो छोटे छोटे कोमल तथा मुलायम रेशे होते हैं, उन रेशों को ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। आपने देखा होगा ना गांधी जी वाली मशीन, तो उसमें क्या है, रुई से कताई करके रुई के रेशे बनाए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई या स्पिनिंग कहते हैं। नंबर 5 पे देखिए, रंगाई। रंगाई यानी डाई करना। सामान्यतः भेड़ों से जो प्राप्त रेशे होते हैं वो काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। अब हमको नीले रंग का, हरे रंग का ऊन चाहिए, तो क्या होता है, इन्हें मनमाने रंगों से रंगा जाता है। रंगने के बाद जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो होता है ऊनी धागा तैयार करना। अब इन सब रंगे हुए रेशों को लंबे लंबे धागों के रूप में तैयार किया जाता है। रंगाई के बाद प्राप्त रेशों को सुलझा कर सीधा करते हैं, फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रेशों से धागा तैयार किया जाता है। इसके जो विभिन्न स्टेप हैं, चरण हैं, उसके विभिन्न चरण ये देखिए, चित्र के माध्यम से भी हम समझा देते हैं। पहला देखिए, भेड़ का ऊन उतारना। ये सब भेड़ का ऊन मशीनों से उतार लिया गया, फिर टंकियों में इनका अभिमार्जन करते हैं, धुलते हैं, साफ़ करते हैं। ठीक है, ये मशीनों द्वारा अभिमार्जन, मशीनों से साफ़ सफाई करना। फिर ये रेशों से, इसके बाद रंगना, तैयार करना और रेशों से फिर धागों का निर्माण करना। ये सभी स्टेप्स प्रयोग किए जाते हैं रेशों से धागे, ऊन का धागा बनाने में। फिर उन धागों से ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स याद करने के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, याद रखने के लिए, कि भेड़ पालन तथा रेशों की छटाई करने वाले जो कारीगर होते हैं, भेड़ पालन तथा रेशों की छटाई करने वाले कारीगर, ठीक है, भेड़ पालन तथा रेशों की कटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। याद रखिएगा, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु। अब इस जीवाणु से संक्रमित होने के कारण बाद में इन्हें सोटर्स नामक घातक रोग पैदा हो जाता है।
इनमें सोर्टर्स नामक घातक रोग पैदा हो जाता है। तो इस रोग का नाम ध्यान रखना है सोर्टर्स, और इस जीवाणु का नाम ध्यान रखना है एंथ्रेक्स। ठीक है, जिसके कारण कभी कभी ये मर भी जाते हैं। तो भेड़ों की संख्या की दृष्टि से अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन पहले नंबर पर, फिर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है जांतव रेशा। तो जांतव रेशा में एक तो हमने ऊन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और दूसरा जांतव रेशा कौन सा था? रेशम का रेशा। तो रेशम के रेशे के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रेशम का रेशा ये एक प्राकृतिक जांतव रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। ये रेशम का कीड़ा शहतूत, अरंडी तथा ओक के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ठीक है, जरा इनके जीवन चक्र को देखते हैं। ये एक वयस्क रेशम का कीट है, वयस्क रेशम का कीट है। ये देखिए, इस वयस्क रेशम कीट में जो मादा कीट होता है ये एक बार में बहुत ढेर सारे अंडे देता है। इन अंडों से लार्वा, इल्ली या कैटरपिलर, इन अंडों से क्या बनता है? लार्वा। इसी को इल्ली या कैटरपिलर भी कहते हैं। अब इन लार्वों से क्या बनता है? कोया या कोकून। इसी कोया या कोकून से ही हम रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रेशम, कोया या कोकून से रेशम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हम बिना वयस्क में बदले पर प्राप्त कर लें, और दूसरा क्या होता है कि अगर इसके अंदर रेशम का कीट पूर्ण हो जाता है तो ये धागों को काट के निकल आता है और वयस्क रेशम का कीट बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रेशम कीट का ये जीवन चक्र चलता है। वयस्क रेशम मादा, अंडे, अंडों से क्या बनता है? लार्वा, इल्ली या कैटरपिलर, और इनसे क्या बनता है? कोया या ककून। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो देखिए, रेशम कीट पालन का जीवन चक्र क्या है? मादा वयस्क रेशम कीट ये शहतूत की पत्तियों पर हजारों की संख्या में अंडे देते हैं। ठीक है, ये अंडे जो 4 से 6 हफ्तों में बढ़कर 4 से 6 हफ्तों में बढ़ जाते हैं। इनमें रेशम की ग्रंथि पाई जाती है। इन रेशम ग्रंथियों से लसलसा पदार्थ निकलता है जो 8 के आकार में, यानी इस तरह से 8 के आकार में चारों ओर लिपटता चला जाता है और सूख कर रेशम बनाता है, और इसी के बाद ये लार्वा में बदलता है। तो अंडों से फिर ये क्या बनता है? लार्वा बनता है। लार्वा बनने में कितना समय लगता है? 4 से 6 हफ्ते। अब इस लार्वा के ऊपर 8 के आकार में रेशम लिपटा होता है। लार्वा, इल्ली या कैटरपिलर इसे हम कहते हैं, ये सफ़ेद रंग का होता है। इसके बाद ये किस में बदलता है? प्यूपा में बदलता है। प्यूपा जो गोलाकार सफ़ेद संरचना में होता है जिसे कोया या ककून कहते हैं। कोकून से प्यूपा कोकून तो कवर होता है, उसके अंदर प्यूपा होता है जो कीट होता है, ये विकसित होकर वयस्क रेशम कीट बनता है। ठीक है, ये जो कोकून है ये खोखा होता है ऊपर का, इसके अंदर जो कीट होता है उसको हम प्यूपा कहते हैं। तो प्यूपा तो धीरे धीरे विकसित होता रहता है और कोकून जो है वो धीरे धीरे सूखता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट बनता है और गोल संरचना को काटते हुए बाहर निकल आता है और नया जीवन चक्र आरंभ करता है, और इस तरह से ये जीवन चक्र या लाइफ साइकिल चलती रहती है। कोकून से रेशम को कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखिए, कोकून से रेशम को कैसे प्राप्त करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया यही है, क्योंकि हमें रेशम ही निकालना है। तो रेशम को निकालने के लिए क्या करते हैं? कीट के वयस्क होने से पहले, यानी प्यूपा के वयस्क होने से पहले कोकून को 95 से 97 डिग्री सेल्सियस तक 10 से 15 मिनट गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है? प्यूपा जो अंदर है वो मर जाता है, रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं, और रेशे जो हैं वो अलग हो जाते हैं। कोकून से रेशे निकालने की इस क्रिया को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीलिंग। तो ध्यान रखिए, रीलिंग, कोकून से रेशम के रेशों को निकालने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है।
एक कोकून से 300 से 400 मीटर तक लंबा धागा प्राप्त किया जाता है। 1 किलोग्राम रेशम के लिए 5500 कोकून की आवश्यकता होती है। यानी 1 केजी रेशम अगर हमको चाहिए तो हमें 5500 कोकून लगभग चाहिए होता है। रेशम के वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। रेशम से रेशमी साड़ियाँ, घाघरा चोली, शेरवानी आदि बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा पाठ है वो समाप्त हुआ, और इस पाठ का प्रश्न उत्तर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक्स। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।